तो हमने इंडेक्स फंड्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स की बात करी थी और हमें समझ आ रहा था कि हाँ इंडेक्स फंड्स म्यूचुअल फंड से काफ़ी बेटर हैं, क्योंकि हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि म्यूचुअल फंड्स कौन सा इन्वेस्ट करें, क्यों इन्वेस्ट करें और क्या लॉजिक है और क्या गारंटी है कि आगे भी निफ्टी को बीट करता रहेगा और क्या ये कर पाएगा क्या ये नहीं कर पाएगा। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी, तो हमने डिसाइड किया था कि हाँ हम इंडेक्स फंड्स में जाना प्रेफर करेंगे। तो ये हमने बहुत डिटेल में बात करी है इसके बारे में मैं आगे भी बात करूँगा आपसे कि क्यों निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, क्यों निफ्टी हमेशा ऊपर जाती रहेगी और क्यों निफ्टी हमें 15% रिटर्न दे सकती है। और एक निफ्टी जूनियर भी होते हैं जो कंपेरेटिवली निफ्टी से छोटी कंपनीज होती हैं, क्यों वो 18% के आसपास 17-18% के आसपास रिटर्न दे सकती है और निफ्टी 15-16% के आसपास रिटर्न दे सकती है। कब हमें निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब हमें निफ्टी जूनियर निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी जूनियर एक ही बात है और निफ्टी 50 हमारे जो टॉप 50 कंपनीज है वो है। तो अब हम कंपाउंडिंग की बात करने वाले हैं। तो यहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। मतलब हमें समझ आना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो कैसे है ये मैं आपको भी समझाऊंगा, लेकिन हमें ये समझ आना चाहिए कि हम पूरे कोर्स में बात करेंगे कि हम इसे अर्न कैसे करेंगे, हम इसे अर्न कैसे करेंगे। पे कौन लोग करते हैं, पे ऐसे करते हैं जैसे मान लो अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ 1 लाख रुपए का सामान ले लिया, आपके पास 1 लाख रुपए थे नहीं लेकिन आपने 1 लाख रुपए का सामान क्रेडिट कार्ड से ले लिया, अब आप पे नहीं कर पाए तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर मान लो थोड़े टाइम बाद फिर से पे नहीं कर पाए, तो मान लो 1 लाख पे पहले इंटरेस्ट लग के 1,17,000 हुआ, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा फिर 1,17,000 पे लगेगा। फिर मान लो वो 1,36,000 हो गया, 1,36,000 हो गया, अब फिर से इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसे बन बन के इतना बड़ा अमाउंट बन जाएगा, इतना बड़ा अमाउंट बन जाएगा कि आपको इसको पे करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस तरीके से लोग जो हैं, जो उनको फाइनेंस समझ नहीं आता, जो लोग क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारे सामान ले लेते हैं, मतलब इंडिया में ऐसा बहुत कम होता है लेकिन यूएस में मैं देखता हूँ ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होता है। तो मेरी एक फ्रेंड है वो यूएस रहती है, वो मेरे को बताती रहती है कि उसके किसी दोस्त ने ऐसे मतलब शूज वूज ले लिए बहुत सारे और वो पे नहीं कर पाया, तो इतना बड़ा वो डेट बर्डन बढ़ता गया और फिर वो इवेंचुअली उसको कुछ बेच के वो पैसे को पूरा पे करना पड़ा। तो इस तरीके से लोग उसको पे करते हैं, जो मतलब बैंक्स वगैरह को पे करते हैं। तो हमें ये सब तो बिल्कुल भी नहीं करना, हम तो अर्न करने की बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग, आप, मैं, किस तरीके से हम इससे बहुत अमीर बन सकते हैं, बहुत ज्यादा अमीर। तो हमें समझ आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। हमें ये तो समझ आ गया, लेकिन ये बहुत जरूरी है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फॉर द एट्थ वंडर ऑफ द कंपाउंडिंग टू वर्क यू नीड नाइन्थ वंडर ऑफ पेशेंस। तो मतलब कंपाउंडिंग वर्क करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। मतलब कंपाउंडिंग ऐसे नहीं है आज आपने पैसा डाला 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद निकाल लिया, इससे आप अमीर नहीं बन सकते। थोड़े बहुत पैसा कमा लोगे लेकिन अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर बनने के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी आप कंपाउंडिंग से अमीर बन सकते हो। और पेशेंस कैसे डेवलप करने, क्यों हमारे अंदर पेशेंस होने चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा कोर्स में आपको बता सकूंगा किस तरीके से आप पेशेंस अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझे कहते हैं यार मेरे में तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, तो क्या मैं अमीर नहीं बन सकता। तो कंपाउंडिंग से अमीर बनना बिना पेशेंस के बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इस कोर्स में बीच बीच में आपको बातें बताऊंगा। साइकोलॉजी ऑफ अ ग्रेट इन्वेस्टर की हम बात करने वाले हैं, उसमें किस तरीके से आपको अपने अंदर पेशेंस लेके आने हैं। मतलब ऑब्वियसली आप 100% नहीं लेके आ पाओगे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो कि किस तरीके से आप पेशेंस लेके आओ और कंपाउंडिंग को काम पे लगाओ। कंपाउंडिंग में क्या होगा, पैसा आपके लिए काम करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके लिए खुद काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसका एक बार मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट और 10% पर आना मिल रहा है हमको, ठीक है। पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है। आप एक ऐसे बैंक में गए, उसने कहा मैं 10% दूंगा, बैंक ने बोला मैं 10% दूंगा, टैक्स वैक्स 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो 100 रुपए आपने बैंक में जमा कराए, आपको फर्स्ट ईयर के बाद, ये 1 साल बाद है, 1 साल बाद आपको 10 रुपए मिल गए, तो आपके 110 हो गए। अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अब जो 10% आपको मिलेगा वो इस 110 रुपए पे होगा। अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 110 रुपए पे होगा, तो वो कितना हो गया, 11 हो गया। तो अभी 121 हो गए। तो बिल्कुल ध्यान से, पहले जो आपको इंटरेस्ट मिला था वो 100 रुपए पे था, 10 रुपए। अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 पे होगा। तो 110 का 10%, क्योंकि 10% दे रहा है बैंक, तो कितना हो गया, ये 11 रुपए हो गया। तो अभी 121 हो गया। तो अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, 121 पे मिलेगा। तो ये कितना हो गया, 12.1 के आसपास हो गया। तो ये 133.1 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, 100 का 110 हुआ, 100 का 110 हुआ, तो अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 पे मिलेगा। फिर 110 का 121 हुआ, तो अब जो इंटरेस्ट मिलेगा हमको 121 पे मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से वर्क करता है और ये छोटा छोटा करके बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। अभी समझाऊंगा कैसे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लो सिंपल इंटरेस्ट था 100 रुपए और आपको बैंक ने बोला कि 10% देंगे लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ही मिलेगा। तो पहले साल आपका कितना हुआ पैसा, 110, आपको कितने रुपए मिले, 10 रुपए मिले। अब कितना हुआ, फिर से 10 रुपए मिले आपको। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इसी अमाउंट पे लग रहा है बार बार। तो मतलब पहले आपको 10 रुपए मिले, 110 हो गया। अब आपको फिर से 10 रुपए मिले, 120 हो गया। आपको फिर से 10 रुपए मिले, 130 हो गया। तो अभी कितना है, अभी 140 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, और ये 10 करके बढ़ता रहेगा। ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं बन सकता। लेकिन ये देखो, ये पहले 10 था,
फिर ये 11 हो गया, फिर ये 12.1 हो गया, अब ये और तेजी से बढ़ेगा, फिर ये एक बार 13 हो जाएगा, 14, 15, ये बढ़ बढ़ के 20 भी हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यही जो बढ़ रहा होगा वही 100 से ज्यादा हो जाएगा। जब थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए कंपाउंड करोगे तो वही 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारे लिए 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, रे डालियो, ये सारे लोग जो अमीर बने हैं कंपाउंडिंग की वजह से बने हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से ये लोग अमीर बने हैं। तो मैं एक बार यहाँ ले आता हूँ। जैसे ये आप कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने एक बार बताया था कि क्या होता है कि एक चीज होती है कि इसके अंदर आप एनुअली पे कर रहे हो या आप सेमी एनुअली पे कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं करने वाले, अब हम पूरे कोर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमारी गेम चलेगी। स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग होती है, निफ्टी 50 में कंपाउंडिंग होती है, स्टॉक्स में कंपाउंडिंग होती है, इन सब में कंपाउंडिंग होती है, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वन, सब में कंपाउंडिंग होती है। तो हम कंपाउंड की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। पेड एनुअली, सेमी एनुअली क्या होता है मैं आपको ये समझाने की एक बार कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो पेड एनुअली का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए पे आपको 10% मिला, 100 रुपए पे आपको 10% मिला, तो आपको कितना मिल गया, एक तरीके से 110 रुपए मिल गया आपको। लेकिन ये जो 10 रुपए मिला कब मिला, एनुअली, मतलब ईयर के एंड पे मिला, मतलब ईयर के एंड पे मिला, इसे कहते हैं एनुअली, मतलब आपको ईयर के एंड पे मिला तो इसे कहते हैं एनुअली। सेमी एनुअली क्या होगा, 100 रुपए पे आपका 110 हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको ये पहले 6 महीने के बाद ही 6 मंथ्स के बाद 5 रुपए दे दिए। मतलब ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप ये समझो कि 100 रुपए थे, 6 मंथ्स के बाद 105 मिल गए, और अब 6 मंथ्स के बाद फिर से 105 पे फिर इंटरेस्ट लग के ये 110 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब एनुअली था तो जो हमें इंटरेस्ट मिलना था, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आपने लिक्विड फंड में खुलवा रखा है और आप पैसे अपने पास ले रहे हो, मतलब एक तरीके से आप ये समझो आपने लिक्विड फंड में आपने एफडी करवा रखी है और आप पैसे बैंक से अपने घर ला रहे हो, पर इसमें कंपाउंडिंग काम नहीं करती। कंपाउंडिंग तो तब काम करती है कि जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी वहीं पड़ा हुआ है और उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा है। कंपाउंडिंग कब काम करेगी, 100 का 110 हुआ और हमने 10 निकाल लिया तो कंपाउंडिंग काम नहीं करेगी। 100 का 110 हुआ और वो 110 वहीं पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, एफडी में पड़ा हुआ है, फिर 110 के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगा, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, तो कंपाउंडिंग काम करेगी हमारी। तो ये तो आप मतलब हमें बात करें कि आपने निकाल लिया, या फिर कंपाउंडिंग किस तरीके से हो रही है, 100 का 105 हुआ, 100 का 105 हुआ और फिर 105 पे फिर इंटरेस्ट लग गया, तो मतलब ये क्या है, सेमी एनुअली, इसे कहते हैं सेमी एनुअली। समझ नहीं भी आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली आपको ये बातें समझ आनी चाहिए कि एनुअली का मतलब क्या होता है। एनुअली का मतलब जो होता है, एनुअली का मतलब ये होता है कि जो आपको इंटरेस्ट है वो कब मिलेगा, ईयर एंड पे मिलेगा। जो इंटरेस्ट है आपको ईयर एंड पे मिलेगा। और इसका और सेमी एनुअली का मतलब क्या है, सेमी एनुअली का मतलब है कि जो आपको इंटरेस्ट है वो आपको 6 मंथ्स के बाद मिलेगा। इंटरेस्ट जो आपको 6 मंथ्स के बाद मिलेगा। आधा इंटरेस्ट मतलब जैसे मान लो टोटल 10 रुपए इंटरेस्ट मिलना था, टोटल 10 रुपए मिलना था इंटरेस्ट पूरे साल में 10 रुपए मिलना, तो 6 महीने बाद कितना मिल जाएगा, 5 रुपए। फिर अगले 6 महीने जैसे साल कंप्लीट होगा तो 5 के आसपास और फिर से मिल जाएगा। तो मतलब अगर आपका एनुअली है तो साल के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा, और सेमी एनुअली है तो पहले 6 महीने में मिल जाएगा आधा इंटरेस्ट, फिर बाकी इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब 6 महीने और पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी एक क्वार्टरली भी होता है, याद करो मैंने बात करी थी। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली ऑलवेज मींस 1/4। तो अगर 12 महीने है तो डिवाइड बाय 4 कर दिया, कितना आ गया, 3 मंथ्स। तो इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट जो है हर 3 महीने बाद मिलेगा। तो मतलब सबसे अच्छा, मान लो अगर आप एफडी करा रहे हो, वैसे तो हमने बात करी एफडी कराने से बेटर लिक्विड फंड में डालना है, लेकिन फिर भी मान लो आप मेरी बात नहीं मानते और आप एफडी करा रहे हो, तो हमें आपको कौन सी चूज करनी चाहिए हमेशा, जिसमें कंपाउंडिंग क्या हो, मिनिमम हो, मतलब कंपाउंडिंग सबसे जल्दी हो, हमें सबसे ज्यादा पैसे मिले। तो कंपाउंडिंग सबसे अच्छी कौन सी होती है, जिसमें क्वार्टरली हो। आपसे बहुत बार पूछेंगे, और इसमें बैंक्स वगैरह कुछ कुछ मिस सेलिंग भी करते हैं, सारे बैंक्स नहीं, कुछ मिस सेलिंग भी करते हैं कि वो आपको कंपाउंडेड ईयरली वाली दे देते हैं। आप कौन सी लेना प्रेफर करोगे, एक क्वार्टरली भी होगी उनके पास, एक सेमी एनुअली भी होगी, एक एनुअली भी होगी। तो आप कौन सी लोगे, आप बोलोगे हम तो क्वार्टर लेंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा ही आएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन के लिए करते हो तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट क्वार्टरली वाले में मिलने वाला, तो हम क्वार्टरली वाले में जाएंगे। फिर उसके बाद सेमी एनुअली में मिलता है, उसके बाद आखिरी में एनुअली में मिलता है। लेकिन हमें इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी बात थी कि कंपाउंडेड क्वार्टरली क्या होता है, सेमी एनुअली क्या होता है और एनुअली क्या होता है। क्वार्टरली में हर क्वार्टर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, सेमी एनुअली में हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा, और एनुअली में हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वो बैंक में बढ़ रहा है चाहे उसे हम घर लेके आ रहे हैं। ये इसका मतलब था, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये बस बेसिक सी बात है, तो मैंने आपको बता दी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की हमने बात करी। अब ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अभी मैं जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं मतलब कुछ एक इंटरव्यू देख रहा था, एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है मोहनीश पबराय करके, वो यूएस में रहते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो पहले एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने अपनी कंपनी सेल कर दी, उससे उन्होंने फिर इन्वेस्टिंग वगैरह भी स्टार्ट करी, काफी अच्छे एंटरप्रेन्योर है वो और बहुत अच्छे इन्वेस्टर है। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है वो चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट के ऊपर बेस्ड है। तो मैं उन्हीं का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने स्टोरी सुनाई थी चेस बोर्ड की। तो एक बार होता क्या है कि एक राजा के एक राज्य में एक बहुत अच्छा बहुत स्मार्ट बंदा होता है, वो चेस बोर्ड की गेम बनाता है, पहली चेस बोर्ड की गेम। तो राजा देखता है, राजा को गेम बहुत पसंद आती है, राजा पूरे दिन वही गेम खेलता रहता है, राजा एडिक्ट हो जाता है उस गेम का। तो उसे बहुत खुशी होती है कि किसी ने इतनी अच्छी, कितनी स्मार्टनेस के साथ इतनी अच्छी गेम बनाई है।
तो वो बुलाता है चेस बोर्ड के जिसने जिसने गेम बनाई होती है, तो उसको बोलता है तू बता, तेरे को जो मांगना है मांग ले, मैं तेरे को दे दूंगा। राजा उसको बोलता है चेस बोर्ड वाले को कि तूने जो गेम बनाई है मैं बहुत खुश हूँ, तेरे को जो मांगना है मांग ले। तो चेस बोर्ड वाला कहता है इतना कुछ चाहिए नहीं। उसने क्या बोलता है कि कहता है कि जो चेस बोर्ड है उसके पहले जो पहला बॉक्स है, चेस बोर्ड पे 64 बॉक्स होते हैं, तो उसने कहा जो पहला बॉक्स है उसमें एक दाना रख दो चावल का, जो सेकंड बॉक्स होगा उसके अंदर एक को डबल कर दो, दो हो जाएंगे, जो तीसरा बॉक्स है उसमें दो का डबल कर दो, चार हो जाएंगे। ऐसे करके टोटल जितने भी बॉक्सेस हैं वो सारे कवर कर दो और जितने चावल बनते हैं मेरे को उतने दे दो, मुझे बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बोलता है कि पहले पहले एक बार ये समझ लो कि जो चेस बोर्ड वाला है उसने राजा से मांगा क्या था। उसने बोला जो चेस बोर्ड है उसके पहले बॉक्स में एक चावल, फिर सेकंड बॉक्स में एक को डबल कर दो, दो हो गया, फिर तीसरे बॉक्स में दो को डबल कर दो, फोर हो गया, फिर चौथे बॉक्स में फोर को डबल कर दो, 16 हो गया। तो उसने बोला मतलब फोर, आई एम सो सॉरी, फोर को डबल कर दो 8 हो गया। तो उसने बोला कि मेरे को बस इतना ही कर दो कि हर बॉक्स में जो मेरे चावल है वो डबल होते हैं और टोटल 64 बॉक्सेस जितने भी बॉक्सेस हैं उतने कवर हो जाए, मेरे को उतना दे दो। तो राजा बोलता है कि तेरे से मैंने कहा कि तेरे को जो मांगना है मांग, लैंड मांग, प्रॉपर्टी मांग, जो मांगना है मांग, और तू सिर्फ चावल मांग रहा है, ये सब मांग रहा है। तो कहता है हाँ भाई मेरे को तो इतना ही चाहिए। तो राजा अपने ट्रेजरर को बोलता है कि जो भी इसने मांगा है इसको दे दो। तो ट्रेजरर कैलकुलेट करने बैठता है, पहले तो उससे कैलकुलेट नहीं होता, फिर कैलकुलेट करने के बाद बोलता है कि राजा को बोलता है कि राजा जी जो इस बंदे ने हमसे मांगा है वो हमारे राज्य में भी नहीं है, हमारे देश में भी नहीं है और पूरे अर्थ पे नहीं है, मतलब पूरे अर्थ पे इतना चावल नहीं है जितना इसने मांग लिया है। तो मतलब सिर्फ एक का डबल टू, टू का डबल फोर, फोर का डबल एट, एट का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, ये बढ़ के इतना बड़ा अमाउंट हो गया और इतना बड़ा चावल के वो इतने ज्यादा चावल हो गए कि कहता है कि हमारी पूरी अर्थ पे अवेलेबल नहीं है। तो मतलब उसी इंटरव्यू में वो मोनीश जी ने बताया है कि उसकी वैल्यू क्या है, मतलब आज के टर्म्स में अगर हम कंपेयर करें तो 1 किलो चावल और जितने चावल उसने मांगे थे वो $300 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, मतलब $300 ट्रिलियन से भी ज्यादा। और ये इतनी बड़ी वेल्थ है कि पूरी अर्थ की सारी वेल्थ मिला लेंगे हम तो भी इतना पैसा अभी भी नहीं है हमारे पास। तो ये इतनी बड़ी वेल्थ है जो मतलब उन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे बताई थी। तो ये इतना बड़ा मतलब उसने मांगा। तो ये मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाने के लिए मैंने आपको स्टोरी बनाई कि एक का डबल, सिर्फ एक से स्टार्ट किया था, डबल कर करके कितना बड़ा अमाउंट बन गया। तो ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, एज अमाउंट। मतलब अमाउंट का मतलब क्या, मान लो आपने 100 रुपए डाले और 3 साल बाद वो बढ़ के 150 हो गए एग्जाम्पल। तो जो 150 रुपए फाइनल आए आपके पास, आपने 100 डाले, कुछ इंटरेस्ट मिला, कुछ टाइम करे डाले, आपके पास फाइनल कितने आ गए, अब कितने आ गए, 150 आ गए। मान लो आपने 1 लाख की एफडी कराई, कुछ साल वो पड़ी रही और वो 1 लाख की एफडी 2.5 लाख की बन गई। अब तो वो जो 2.5 लाख रुपए आपके पास है फाइनल, वो 2.5 लाख रुपए क्या है, अमाउंट है। तो ये अमाउंट है। और ये अमाउंट बनाने के लिए हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं अमाउंट हमारा मैक्सिमम हो। हम क्या चाहते हैं, अमाउंट हमारा मैक्सिमम हो। इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा हम घर से डाल रहे हैं, जो पैसा हम घर से लेके आ रहे हैं। आपने 1 लाख की एफडी कराई तो अब 1 लाख रुपए घर से लेके आए, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल। फिर ये 1 तो नॉर्मल है, सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। आई का मतलब क्या है, कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम, कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आई वो है। और एन ए नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने सालों के लिए पैसा रख रहे हो। तो अमाउंट मतलब जो फाइनल अमाउंट बन के आएगा। पी का मतलब है कि आप अपने घर से कितने पैसे डाल रहे हो। आई का मतलब आपको ईयरली कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। और एन का मतलब है कितने टाइम के लिए, मतलब आप 5 साल, 10 साल, 15 साल कितने टाइम के लिए डाल रहे हो, एन वो टाइम पीरियड है। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल है, सबसे पावरफुल क्या है, एन है, क्योंकि रेज टू पावर में है। टू 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 की पावर 4 अगर आप करोगे, 2 की पावर 4, तो 2 यानी कि 16 हो जाता है। और 2 into 4 करके तो सिर्फ 8 आता है। तो ध्यान रखना, पावर होती है, पावर जो रेज टू पावर में जो ऊपर चले जाता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो आपको ज्यादा प्रिंसिपल नहीं है, बोलते हो नहीं है प्रिंसिपल यार, अमाउंट मैक्सिमाइज करना, लेकिन प्रिंसिपल ज्यादा नहीं है। अब मैक्सिमम लोग कहां भागते हैं, मैक्सिमम लोग इंटरेस्ट के पीछे भागते हैं, उनके पास प्रिंसिपल ज्यादा नहीं होता, तो वो क्या कहते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाए उसी से अमीर बन जाएंगे। पर ज्यादा इंटरेस्ट से भी अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो पहली बात तो है कि आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं कमा सकते। लेकिन मान लो कि अगर आप कम इंटरेस्ट भी कमा रहे हो, आप कहते हो यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ निफ्टी 50 जितना रिटर्न मिल जाए उससे भी खुश हूं, और आप कह रहे हो कि मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहा, मैं 14-15% कमा पा रहा हूं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको डाल रहे हो, 20-30 साल के लिए डाल रहे हो, तो आप उससे बहुत अमीर बन सकते हो। अभी हम बात करेंगे कैसे। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी के लिए। वैसे हम एक्सेल में भी ये सब निकालना सीखेंगे, लेकिन मैं अभी के लिए, जब तक हम एक्सेल पे नहीं जाते, जब तक एक्सेल पे नहीं जा रहे, तब तक के लिए बता रहा हूँ। और आप आगे भी इनको यूज कर सकते हैं जिनको एक्सेल में प्रॉब्लम है। लेकिन एक्सेल भी सीखना है हमको, एक्सेल में फाइनेंशियल प्लानिंग सीखेंगे, और इसमें सीखने वाले हैं कि एसआईपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एसआईपी कैलकुलेटर .net पे जाएंगे तो इससे एसआईपी हो जाएगा। CAGR कैलकुलेटर .net पे जाएंगे तो CAGR निकल जाएगा। CAGR भी समझा रहा हूँ क्या होता है। द कैलकुलेटर site.com पे जाएंगे तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख सकते हैं कि मतलब 1 लाख रुपए 50 साल के लिए डाले, तो आप कैलकुलेटर में नहीं करेंगे, एक्सेल में नहीं करेंगे, हम सीधा इस वेबसाइट पे जाके कर लेंगे। और ये स्टेप अप बाय फिनोलॉजी आप सर्च करेंगे तो स्टेप अप सिप, मतलब अगर आपको सिप को बढ़ाना है, तो अभी दिखाऊंगा वो कैसे होता है। तो ये सारी चीजों को आपको अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा कि आपने इन सब चीजों को यूज किस तरीके से करना है। तो मैं बस ऐसे ही यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कंपाउंड, जस्ट अ सेकेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर मैंने डाला, तो सबसे पहले तो कैलकुलेटर साइट ही आ गई।
तो अब आप मेरे को कहते हो, अब आप मुझे कहते हो कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, आपके पास कितने रुपए हैं? बस 2 लाख रुपए। फिर हम यहाँ पे क्या क्या बात कर रहे थे, हाँ यहाँ पे आप कह रहे हो कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आप कहते हो कि यार मैं सिर्फ सेविंग्स में डालना चाहता हूँ। हम कहते हो मुझे एफडी भी नहीं करानी, कुछ नहीं कराना, मैं सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में 2 लाख रुपए डालना चाहता हूँ। आप मुझे ये कहते हो, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आपने 2 लाख रुपए रखे और आपने बोला यार मैं सिर्फ सेविंग्स में डालना हूँ, मेरे को 3.5% के आसपास साल का मिल जाएगा। और आप कहते हो मैं अभी कितने साल का हूँ? आप कहते हो भाई मैं 20 साल का हूँ और मेरे को लगता है कि मैं 60 साल पर रिटायर हूंगा। अभी आप कह रहे हो कि 20 साल के और आप 60 पे रिटायर हो गए, तो आपको 40 साल के लिए पैसे को डालना है। तो आप कहते हो मैं सिर्फ सेविंग्स में डालना चाहता हूँ, तो मैं आपको दिखा दूंगा 2 लाख रुपए कितना बन जाएगा। तो 2 लाख रुपए जब आपने ऐसे किया तो ये कुछ बन गया 8,09,000। तो आपने बोला 8 लाख से क्या होगा? 8 लाख तो कुछ भी नहीं होता। आप मेरे पास आए, आपने बोला सेविंग्स में डालना है, तो मैंने आपको दिखा दिया कि भाई 2 लाख अगर आप सेविंग्स में डालोगे तो 8 लाख बन जाएगा, 8,09,000 बन जाएगा, इससे ऊपर तो कुछ नहीं बनेगा। तो आपने बोला इससे तो कुछ नहीं होना है, थोड़ा बड़ा। तो मैं बोलता हूँ कि यार कुछ और कर लो। तो उसने बोला यार चलो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, एफडी कर लेते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेते, एफडी कर लेते हैं। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, एफडी कर लो। एफडी पे कितना मिलेगा? एफडी पे 7% के आसपास मिल जाएगा, इससे ऊपर एफडी पे भी नहीं मिलने वाला, 7-8% मिल जाएगा। तो अब एफडी में देख लेते हैं। जब आपने एफडी में कराया तो ये 32 लाख बन गया। आपने बोला यार जो गाड़ी मेरे को चाहिए वो तो अभी भी 50 लाख की आती है, उस टाइम पे तो करोड़ों की आएगी। तो 32 लाख का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, 32 लाख तो बहुत कम है उस टाइम के लिए। तो मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कितने हैं? आप कह रहे हो अभी भी आपके पास 2 लाख ही है। मैंने बोला अमाउंट बढ़ा सकता है? आप कहते हैं नहीं अमाउंट तो नहीं बढ़ा सकता। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर आप कहीं जीपीएफ पीपीएफ वगैरह में डाल दो, वहाँ पे शायद 8-9% के आसपास मिल जाता है रिटर्न। जीपीएफ पीपीएफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। तो आपने बोला चलो वो करके देख लेते। तो यहाँ पे भी आपने देखा 72 लाख के आसपास। आपने बोला 1 करोड़ भी नहीं बनेगा। आप मतलब आप कह रहे हो कि आप करोड़पति भी नहीं बन पाए उस 2 लाख रुपए से डाल के। तो मैंने बोला भाई थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कर लेते हैं, मतलब निफ्टी में इन्वेस्ट कर देते। तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं निफ्टी में तो बहुत डर लगता है मेरे को कि मेरा पैसा डूब ना जाए। तो पहली बात तो ये कि निफ्टी 50 में पैसा नहीं डूबेगा। निफ्टी 50 में ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी तो होगी, पैसा ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन पैसा डूबेगा नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं निफ्टी 50 में। तो आप मुझसे पूछते हो उसमें रिटर्न कितना मिलेगा? मैं बोल रहा हूँ 15-16 मिल जाता है, पर हम कहते हैं कि चलो 15% ही मिल जाए हमको। 15-16 मिल जाता है तो हम कहते हैं 15%। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से अब ये हो रहा है कि आपके पास 2 लाख रुपए थे, आपने 40 सालों के लिए 15% के हिसाब से उसको कंपाउंडिंग कर दिया। मतलब आपने क्या किया, 2 लाख रुपए थे आपके पास, आपने 40 सालों के लिए उसको डाल दिया है कितने पे? 15%। क्योंकि निफ्टी ओवरऑल इन द लॉन्ग रन 15% पर एनम दे सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि 15% क्यों देता है, लेकिन अभी आप मान लो कि 15% दे देता है। तो आपका अमाउंट कितना बन गया? फिर आप कहते हो कि ये बन गया 7,77,40,136। तो मतलब मोटा मोटा अगर हम देखें ऑन एन एवरेज 8 करोड़ बन गया। तो आपने बोला हाँ अब मेरे को मजा आ रहा है, अब मेरे को मजा आ रहा है। तो मैंने बोला चलो आपको थोड़ा सा और मजा कराता हूँ। तो अब क्या हुआ, आप बोलते हो कि मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ा और मजा कराने के लिए हम निफ्टी जूनियर में डाल देते हैं। वैसे कहाँ डालते हैं? निफ्टी जूनियर में वैसे डाल देते हैं। निफ्टी जूनियर क्या है? निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। निफ्टी जूनियर क्या है? 51 से 100 तक, मतलब सेकंड टॉप 50, मतलब फर्स्ट 50 है निफ्टी 50 और 51 से 100 तक है निफ्टी जूनियर। तो उसमें जो रिटर्न मिल जाता है कंपेरेटिवली हायर 18%। तो ऐसा नहीं हर साल 18%, कभी -15 भी मिलेगा, कभी -20 भी मिलेगा, कभी 32% भी मिलेगा, कभी 50% भी मिलेगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन जब आप उसको एवरेज करोगे तो वो 18% के आसपास होगा। तो वो भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो अब आपने क्या किया हुआ है, आपने 2 लाख रुपए डाल रखे हैं, 40 सालों के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया। मतलब बहुत सारे पैसे आए आपके पास, आपने कुछ नहीं किया। मतलब बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, आप खर्च कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। आपने मुझसे बस पूछा था कि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। एक बार हमने 2 लाख रुपए अलग से साइड में डाल दिया, बाकी अपने पैसों को जो कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा सिप नहीं कर रहे, आप कोई पैसा सेव नहीं कर रहे, सारा पैसा उड़ा रहे हो। बस आपने 2 लाख रुपए निफ्टी जूनियर में डाल के, जब आप 20 साल के थे आपने डाल के छोड़ दिया और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो अब हम देखते हैं जो अमाउंट है ये 25 करोड़ 39,39,000, मतलब अगर हम देखें ऑन एन एवरेज ये 26 करोड़ बन गया है। ये जो अमाउंट है 26 करोड़ के आसपास बन गया। और आपने किया क्या था, आप जब 20 साल के थे आपने 2 लाख रुपए निफ्टी जूनियर में डाल के और आप भूल गए और आप 60 साल पे हो गए हो और आपको 25 करोड़ रुपए मिल रहा है। इस पे बहुत ही कम टैक्स लगेगा, तो टैक्स टूक्स भी नहीं लगेगा इस पे। और आपने वो मतलब उस टाइम पे तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली एलटीसीजी हटाई नहीं, जो अभी टैक्स के बारे में हम बात करेंगे, तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है इस पे। और आप इतना अमीर बन सकते हो क्या करके, आपने सिर्फ निफ्टी जूनियर में पैसे डाला और आप भूल गए। तो फिर हम बात करते हैं कि अगर हम सच्ची में इतना अमीर बन सकते हैं तो कोई बनता क्यों नहीं है। मतलब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि लोग इतने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डालने से डरते हैं। कहते हैं क्यों डालें, वैसे तो जरूरी नहीं है कि आप इतने लॉन्ग टर्म के लिए डालो। ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आज आपने आज डाला, आप कल भी पैसे निकाल सकते हो, आपने आज डाला आप हफ्ते बाद भी निकाल सकते हो। लेकिन क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप निकाल सकते हो, तो जनरली लोग निकाल लेते हैं और वेट ही नहीं करते कि कंपाउंडिंग काम करे और वो अमीर बन जाए। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको ये मतलब सहूलियत मिलती है कि आप पैसे को निकाल सकते हो और आप सच्ची में निकाल लेते हो, लेकिन निकालना नहीं है। अभी हम बात करेंगे कब डालना है कब नहीं निकालना। तो अब सोचो
अब सोचो कि अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, आपके अभी हम बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ किसी को गिफ्ट कैसे देना है, ठीक है, किसी को गिफ्ट कैसे देना है, कोई बच्चा वगैरह अगर पैदा होता है तो अभी भी कह रहा हूँ कोई डिसीजन बिल्कुल भी लेना, डिसीजन एंड में ही लेंगे, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या पावर है। आप मान लो कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है और उसके पेरेंट्स के पास आप जाते हो, वो आपसे पूछते हैं कि और भाई क्या अगर आप बताते हो कि आपने कोई स्टॉक मार्केट का कोर्स किया, आपने बड़े मजे आए आपको और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, तो वो पूछता है कि बताया आपने, मेरा बच्चा पैदा हुआ है, आज ही पैदा हुआ है, तो क्या करना है। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के नाम से पहले, बच्चे का नाम रखने से पहले उसके लिए सिप चालू कर देनी है। बच्चे का नाम रखने से पहले उसके लिए सिप चालू कर देनी है, मतलब मेरे को पता नहीं क्या कहते हैं नाम रखने को, लेकिन सिप स्टार्ट करना सबसे पहले बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। तो आप बच्चे के माँ बाप से पूछते हो कि यार आप दोनों वर्किंग हो, तो आप अपने बच्चे को हर महीने कितने पैसे देते हो। कोई 500 का देता है, कोई 1000 का देता है, कोई कहता है दोनों हम तो 5-5 हज़ार भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ मान लो कि जो दोनों पेरेंट्स है वो कहते हैं कि हम दोनों बच्चे को 1500 रुपए दे देंगे, मतलब मदर भी कह रही है कि मैं हर महीने बच्चे को 1500 रुपए दूंगी, फादर भी कह रहा है मैं हर महीने बच्चे को 1500 रुपए दूंगा। इस पैसे को हम कभी नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ 1500 का 1500 चलता रहेगा हमेशा दोनों की तरफ से। तो टोटल बच्चे को हर महीने कितना पैसा मिल रहा है, 3000। तो यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है, अभी जस्ट पैदा हुआ है, वो उसकी मम्मी भी उसको हर महीने 1500 रुपए दे रही है, उसके पापा भी उसको हर महीने 1500 रुपए दे रहे हैं, और वो उसको खर्च करने के लिए नहीं दे रहे, वो उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम पूछते हैं कब दोगे इस पैसे को, हम कहते हैं कि जब बच्चा 50 ईयर्स का हो जाएगा। जब बच्चा 50 ईयर्स का हो जाएगा, वैसे तो 20 पे भी दे सकते हो, 30 पे भी दे सकते हो, 40 पे भी दे सकते हो, 10 पे भी दे सकते हो, 5 पे भी दे सकते हो, आज निकाल के कल भी दे सकते हो। लेकिन हम कह रहे हैं सिर्फ एक ऐसा होगा जो हम बच्चों को तब देंगे जब बच्चा हाफ सेंचुरी मारेगा, जब बच्चा 50 साल का होगा तब हम उसको देंगे। हो सकता है तब तक उसके माँ बाप रहें, हो सकता है उसके माँ बाप ना रहें, लेकिन हम मान रहे हैं कि सिर्फ 3000 रुपए, इस अमाउंट को हम बढ़ा भी नहीं रहे, इस अमाउंट को हम बढ़ा भी नहीं रहे, 3000 ही डालेंगे। माँ बाप की सैलरी चाहे जितनी मर्जी बढ़ जाए, कुछ भी हो रहा है, बच्चा भी कमाने लग गया, लेकिन हम सिर्फ 1500 मम्मी 1500 पापा 3000 रुपए डाल रहे हैं। हम कह रहे हैं 50 साल के लिए डालेंगे, जब बच्चा 50 का हो जाएगा तब उसको ये पैसे मिलने वाले हैं उसकी हाफ सेंचुरी पे। तो ये 50 हो गया। फिर हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, हम कह रहे हैं यार कि ज्यादा नहीं, हम निफ्टी में डाल रहे हैं, हम निफ्टी जूनियर में भी नहीं डाल रहे, हम निफ्टी में डाल रहे हैं। तो अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि बच्चा कितना अमीर बन जाएगा जब उसको ये मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है, 41 करोड़ 91,54,083, मतलब 42 करोड़ के आसपास। मतलब क्या किया, जब बच्चा पैदा हुआ मम्मी पापा ने एक सिप स्टार्ट करी, उसके लिए 1500 रुपए मम्मी ने दिए, 1500 रुपए पापा ने दिए। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद बच्चा भी कमाने लग गया, मम्मी पापा की सैलरी भी बढ़ गई, बहुत अमीर हो गए, लेकिन जो अमाउंट जा रहा है वो अभी भी 1500 ही है। मतलब टोटल 3000 ही डाल रहे हैं, 3000 से 1 रुपए उन्होंने बढ़ाया नहीं है। लेकिन 50 साल में छोटा बच्चा जब 50 साल का हुआ तो उसके पास 42 करोड़ थे, और उसने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई न्यूज चैनल नहीं चलाया, कभी ये नहीं देखा मार्केट कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, कभी ये नहीं देखा न्यूज़पेपर, आज न्यूज़पेपर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में क्या है, कभी नहीं देखा वॉर हो रही है नहीं हो रही, कोरोना आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ नहीं देखा। 50 साल के लिए पैसे डालकर छोड़ दिया और बच्चा इतना अमीर बन गया। तो कोई भी आपके घर में बच्चा पैदा हो रहा है, कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है, तो जरूर उसके नाम से पहले, उसके नामकरण से पहले आपको उसकी सिप स्टार्ट करानी है कि जिससे वो अमीर बन सके। ये 20 पे भी निकाल सकते हो आप, 30 पे भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर कंपाउंडिंग का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। तो मैं कहता हूं एक तो कम से कम करो जो 50 साल का है। अब मेरे को अच्छे से याद है, मेरे मामू है, उनका बेटा हुआ, तो उन्होंने पूछा कि यार तू तो बता, तू कॉलेज वॉलेज में था उस टाइम पे मैं, तो उन्होंने मुझे पूछा कि यार तू तो बता तेरे कॉलेज वॉलेज में बच्चों का क्या नाम है, क्योंकि मैं कुछ इसका फैंसी सा नाम रखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला नाम वाम तो बेकार है, नाम नूम छोड़ो, पहले स्टेप स्टार्ट करो इसकी। तो हमने उसकी स्टेप स्टार्ट कर दी, तो मैंने उनको थोड़ा मोटिवेट किया, तो उन्होंने 5000 की स्टेप स्टार्ट कर दी। तो मान लो क्योंकि मेरे मामू ने उस बच्चे के लिए 5000 की स्टेप स्टार्ट कर दी, और वो उन्होंने बोला कि 50 साल पे ही निकालूंगा। मैंने उनको बोला कि वो कसम है बच्चे की, ये स्टेप को हम तभी निकालेंगे जब बच्चा 50 साल का होगा, उससे पहले निकालेंगे ही नहीं। और मैंने उनकी निफ्टी 50 में नहीं कराई, मैंने किसमें कराई, निफ्टी जूनियर में कराई, मैंने निफ्टी जूनियर में कराई। अभी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना मैंने निफ्टी जूनियर में क्यों कराई, उसका अलग रीजन था, लेकिन आपने कोई डिसीजन नहीं लेना, मैंने निफ्टी जूनियर में कराई। तो निफ्टी जूनियर में अप्रोक्सीमेटली 18% के आसपास मिल जाता है, अप्रोक्सीमेटली 18। और ये कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मैंने गलती से मंथली कर दी थी, पर अब ईयरली बहुत बड़ा फर्क नहीं आता, लेकिन फर्क आता है, तो इसलिए ईयरली करेंगे क्योंकि ईयरली 18 हमें मिलता है। तो अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो कितना हो गया, ये बन गया 143 करोड़ 31,66,921। तो मतलब 143 करोड़ उस बच्चे के पास होंगे जब वो 50 साल का होगा, 143 करोड़। लेकिन मैंने ये भी नहीं कराया, मैंने उसके लिए टॉप अप सिप कराई। टॉप अप सिप कराई का मतलब क्या है, मैंने बोला कि मामू जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आप इस बच्चे की जो सिप है वो बढ़ाते रहोगे। मतलब हर साल आपकी सैलरी 20-25%, 20% जितने की भी बढ़ रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने से बढ़ रही है, आप हर साल इस बच्चे की सिप कम से कम 10% से बढ़ाओगे। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मंथली इन्वेस्टमेंट हम 5000 की कर रहे हैं, मतलब उस बच्चे के लिए। और जो ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट है, हम कह रहे हैं कि हर साल हम कितने से बढ़ाएंगे, 10% से बढ़ाने वाले हैं। हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड मैंने यहाँ पे कितना लिया था, 17% ले लेते हैं, 18% सॉरी। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, और टेन्योर कितना है, 50 ईयर्स।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो बच्चा है, पहले उसके लिए मैंने जो आपको एग्जांपल दिया दिखाया था कि 5,000 रुपए डाल रहे हैं, निफ्टी जूनियर में डाल रहे हैं, 18% मिल रहा है 1 साल का, और हम 50 साल के लिए डाल रहे हैं। जब बच्चा 50 साल का हो जाएगा हम तभी पैसे निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे। और ये हमने उसके नाम रखने से भी पहले कर दिया। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि 5,000 की सिप कर रहे हैं। इस सिप को हर महीने, हर नॉट आई एम सो सॉरी, हर महीने हर साल, ध्यान से, हर साल इसको 10% से, मतलब आज अगर इस साल 5,000 ही करिए तो अगले साल 5500 कर देंगे, फिर 6,000 के आसपास कर देंगे, फिर 600 कर देंगे, फिर 7300 कर देंगे। तो ऐसे हम हर साल से बढ़ाते रहेंगे। और हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा? 18% होगा। और मैंने बोला कि मतलब 5,000 उनके लिए बहुत छोटा अमाउंट था, वो लाख रुपए की सिप भी आराम से कर सकते थे, लेकिन मैंने 5,000 का कोई एग्जांपल दिया है और उन्होंने 5,000 की ही स्टार्ट करी है। और 18% पर एनम की मैंने उनको बोला कि 18% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। और मैंने उनको बोला कि कसम आपको 50 साल से पहले आपने नहीं निकालनी, और बच्चा पैसे नहीं देगा, इसके पैसे सिर्फ आप दोगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 326 करोड़ 47 लाख 53,000। तो मतलब बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, उसके पेरेंट्स ने जब वो स्टार्ट हुआ एक छोटी सी स्टेप स्टार्ट करी जो वो बहुत इजीली कर सकते थे, और उसको हर साल वो बढ़ाते गए, और वो इतना बड़ा अमाउंट बन गया कि अब बच्चे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब 50 साल पे बच्चा आराम से, अगर उसने पूरी जिंदगी सारा पैसा अपना उड़ाया है, तो भी वो 50 साल पे रिटायरमेंट ले सकता है और अपनी बाकी की जिंदगी बहुत इजीली जी सकता है। तो ये सारी बातें मेरे को पता आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी, बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन डिसीजन आपने अभी भी कोई नहीं लेना। तो ये सारी बातें हमें समझ आई। तो हम इसको कहते हैं गिफ्ट देना, कि किस तरीके से हम इसे गिफ्ट दे सकते हैं। तो गिफ्ट देना बहुत जरूरी है। तो एक रूल ऑफ 72 होता है, मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना है बात करते हुए, और उनको मतलब जानना होता है इसके बारे में। तो रूल ऑफ 72 का मतलब कुछ भी नहीं होता। मतलब ये होता है कि 72 को आप कोई भी नंबर से, मतलब आपको कोई कहता है कि भाई 9% पर एनम मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 9% पर एनम मिल रहा है। तो फिर आपको ये देखना है कि पैसा डबल कितना टाइम में होगा, कितना मिल रहा है? 9% पर एनम। तो 72 को जितना आपको ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है, डिवाइड कर दिया। 72 को जितना आपको ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है उससे डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 8 आ गया। तो मतलब क्योंकि 8 ईयर्स में आपका पैसा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 8 ईयर्स में आपका पैसा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मान लो कोई कहता है कि यार 72 को आपको कोई बोलता है कि यार मेरे को 10% पर आना मिल रहा है, तो आप 10 से डिवाइड कर दोगे, 10% से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 7.2। मतलब 7.2 ईयर्स में पैसा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये रूल ऑफ 72 है। बेसिक सी चीजें आनी चाहिए आपको चेक करने के लिए। आपको पैसा डबल करना है तो कितना % इंटरेस्ट चाहिए, रिटर्न चाहिए, और कितने सालों में पैसा डबल होगा। बहुत बेसिक सी चीज है ऑफ द टॉपिक। हाँ, तो अब जब ये वाली बातें मैं लोगों को समझाता हूँ, बोलता हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मतलब पैसा तो इकट्ठा हो जाएगा, समझ तो आ गया कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल है, समझ तो आ गया हम बहुत अमीर बन सकते हैं, लेकिन यार इतनी एज में जब हम इतने बड़े हो जाएंगे तो हम पैसे करेंगे क्या? तो पहली बात तो ये मान लो आप जब 60 साल के हो जाओगे, 50 साल के हो जाओगे, तो आप मुझसे पूछते हैं कि पैसों को करेंगे क्या? तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि पूछ क्या हो, अपनी गली में जो 50-60 साल का बंदा रहता है उससे पूछ के आओ कि अगर आपको भाई तूने मतलब मान लो कोई 60 साल का बंदा आपको मिला, आप उसे बोलते हो कि यार तूने तेरे को याद नहीं है, तेरे पापा ने तेरे लिए बचपन में एक इन्वेस्टमेंट करी थी और वो इन्वेस्टमेंट बड़ी हो के इस टाइम पे 2 करोड़ की हो गई है, तो क्या वो बंदा मना कर देगा कि मेरे को 2 करोड़ रुपए नहीं चाहिए? क्या वो बोल देगा नहीं नहीं यार अब तो मैं 60 का हो गया, मेरे को 2 करोड़ नहीं चाहिए? तो किसी भी एज पे कितना भी पैसा मिले तो कोई वो बुरा नहीं होता, खराब नहीं होता। लेकिन हम ध्यान से हम बात ये कर रहे हैं कि एक सिर्फ हम ऐसी कर रहे हैं जो हम अपनी एक ओल्ड एज के लिए कर रहे हैं, एक सिर्फ हम ऐसी कर रहे हैं जो 50-60 एज के आसपास के लिए कर रहे हैं, बाकी हम शॉर्ट टाइम के लिए भी करेंगे। मान लो किसी को अपना घर लेना है, तो घर लेना है उसको, वो कहता है मेरे को 40 में घर लेना है सबसे बड़ा अपना, तो 40 में उसको सबसे बड़ा घर लेना है, उसके लिए क्या करेंगे? मान लो कोई कहते हैं कि मेरे को 35 साल में जब मैं 35 को हो जाऊंगा तो मेरे को अपने बच्चे की शादी करानी है जो मैं बहुत लग्जूरियस कराना चाहता हूँ, तो 35 में आप कहते हो कि मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो किस तरीके से 35 में 2 करोड़ रुपए आएंगे? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सारी बातें हम करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं यार हमें आज का नहीं पता, कि जैसे कोरोना वाले टाइम में कि आज अब पता नहीं कि कल जिएंगे नहीं जिएंगे, परसों जिएंगे नहीं जिएंगे, या फिर कोरोना हो जाएगा, या फिर मान लो हम बाहर घूमने जाते हैं कोई ट्रक से उड़ा देगा, तो क्या फायदा है इतने सारे पैसों का? तो फिर मैं उनको समझाता हूँ कि सच्ची में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ट्रक से आपको उड़ा देगा या आपको कोरोना हो जाएगा, या इतना फियरफुल है, इतने पेसिमिस्टिक हो, इतने नेगेटिव हो अगर आप लाइफ को लेकर, तो फिर आप लाइफ जी क्यों रहे हो? मतलब मान लो आपने स्कूल में पढ़ाई करी, तो आपने क्यों पढ़ाई करी? आप ऐसे सोच सकते थे कि यार क्या फायदा पढ़ाई करने का, कोई आके उड़ा देगा, मैं मर जाऊंगा, तो इस पढ़ाई का फायदा क्या होगा? इससे तो मैं एंजॉय कर लेता हूँ। ये जो भी आप अपने पैसे थोड़े बहुत सेव कर रखे हैं, वैसे तो मेरे को पता मैक्सिमम लोग, बहुत कम लोग पैसे सेव कर रहे हैं आजकल, लेकिन मान लो आपने थोड़े बहुत जो पैसे सेव कर रखे हैं तो आपने क्यों कर रखे हैं? वो भी उड़ा दो, वो भी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कल जियोगे नहीं जियोगे, तो इससे अच्छा वो भी उड़ा दो, उसको भी सेव करने में कोई पॉइंट नहीं है। तो इन सब चीजों में जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो हम बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ करते हैं कि हाँ हम लॉन्ग जिएंगे, हम उस कंपाउंडिंग का फायदा उठाएंगे, और हम एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हम बहुत अमीर बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार एक जैसे अब एक और ये बहुत अच्छा एग्जांपल होता है समझाने का, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको या तो 32 करोड़ रुपए आज मिल जाएंगे, आपको आज या तो 32 करोड़ मिल जाएंगे, आपको एक ऐसा 1 रुपया मिलेगा जो 1 रुपये रोज डबल होगा, और कब तक डबल होगा? 30 डेज के लिए डबल होगा।
फिर से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, आपको या तो आज 32 करोड़ रुपीस मिल जाए या आपको 1 रुपए मिले, ऐसा 1 रुपए जो रोज डबल होगा, जो रोज डबल होगा 30 डेज के लिए। तो आप मेरे पास आते हो, आप बोलते हो कि यार तेरे से वो कोर्स क्या था, तू बता कि क्या लेना चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूँ यार 1 रुपए ले लो, कंपाउंडिंग से हम जीत जाएंगे, 32 करोड़ वाला गरीब रह जाएगा। तो आप बोलते हो पक्का ले ले, मैं बोलता हूँ हाँ हाँ पक्का ले लो। तो अब क्या होता है, ऐसा होता है। तो डे 1 पे क्या होता है कि 1 रुपए होते हैं, तो आप मुझे गालियां दे रहे होते कि क्या यार 1 रुपए ले लिया, इससे अच्छा 32 करोड़ ले लेते। फिर डे 2 पे, डे 4 पे, डे 8 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे रोज आप मेरे को गालियां दे रहे होते। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं गालियां मत दो, पक्का अमीर बन जाओगे, पक्का अमीर बन जाओगे, ट्रस्ट मी आप अमीर बन जाओगे। अब हो जाता है डे 24, आप कहते हो कि 24 दिन हो गए हैं, अभी भी 84 लाख से हुए हैं और उस बंदे के पास तो 32 करोड़ है, तो तूने मेरा अभी भी नुकसान करा दिया। 27 दिन हो जाते हैं, तो अभी भी आप क्या बोलते हो, अभी भी कहते हो यार 6 करोड़ तो चलो हो गए, 7 करोड़ तो हो गए, लेकिन अभी भी उससे तो हम नुकसान में ही है। तो अब देखोगे 28वें दिन भी ऐसा होगा कि 13 करोड़ होंगे, लेकिन अभी भी आप उससे नुकसान में होगे और आप मेरे को बोल रहे हो कि भाई कैसे अमीर बने। फिर 29th डे पे भी आप 6 करोड़ के आसपास के, 7 करोड़ के आसपास के नुकसान में होगे और आप बोल रहे हो कि अभी भी हम उससे हार रहे हैं। लेकिन 38th डे पे क्या होगा, आपके पास 53 करोड़ 68 लाख हो जाएंगे और वो 32 करोड़ वाला जो होगा, 32 करोड़ वाला जिसने 32 करोड़ लिया होगा, उससे आप जीत जाओगे। तो ये कंपाउंडिंग है। लेकिन इसमें इतना टफ क्या है, इसमें टफ क्या है कि जब आप यहाँ पे होगे कहीं पे या यहाँ पे होगे, तो आप देख ही नहीं पा रहे होगे कि आगे कितना पैसा बन सकता है अगर ऐसी कंपाउंडिंग चलती रहे। या एक आधी बार भी मार्केट फॉल होगी तो आप सिप अपनी बंद कर दोगे, एक आधी बार भी थोड़ा बहुत नीचे होगा पैसा तो आप अपनी सिप बंद कर दोगे। तो इसको सीखने के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसे हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत डालनी है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब जैसे मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं छोटा होता था तो मेरी मासी वासी वीकेंड्स पे घर पे आता था, तो मेरे को बोलते थे चला तुझे कुछ खिला के लाएंगे आज हम। तो फिर मैं उनको दोपहर को बोलता था कि मासी मेरे को बर्गर खाना है। तो मतलब मैकडॉनल्ड्स में मेरे को याद है एक बर्गर मिलता था, मैकपफ मिलता था, एक हैप्पी मील मिलती थी, ये 3 मेरे फेवरेट थे। तो मेरे को बोलते थे कि अभी अगर जाएगा, वो कहते थे मेरे को दोपहर को, दोपहर को धूप होती थी, उनका मन नहीं होता जाने का, तो मेरे को दोपहर को बोलते थे कि अभी अगर जाएगा तो सिर्फ एक बर्गर मिलेगा, और अगर शाम को जाएगा तो बर्गर के साथ तेरे को मैं मैकपफ भी लेके दूंगी। तो मैं सोचता था कि अभी जाऊंगा तो एक बर्गर, मैं कहता हूँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे तो बर्गर के साथ मैकपफ भी मिल जाएगा। फिर शाम हो जाती थी, मैं शाम को बोलता चलो अब बर्गर मैकपफ दोनों खाएंगे। तो उन्होंने बोला अभी अगर जाएगा तो बर्गर और मैकपफ खिलाऊंगी, और अगर रात को जाएगा तो बर्गर मैकपफ और हैप्पी मील अब भी लेके दूंगी। तो मैं बोलता चलो और अच्छी बात है, बर्गर मैकपफ और हैप्पी मील भी मिल जाएगा, तो मैं रात को ही जाऊंगा। तो फिर वो कहते थे कि अभी जाए, फिर रात हो जाती थी, तो फिर वो कहते थे कि अगर लेट नाइट जाएगा तो बर्गर मैकपफ हैप्पी मील और आइसक्रीम भी मिलेगी, और अगर अभी जाएगा तो बर्गर मैकपफ और हैप्पी मील मिलेगी। तो मेरे को तो पता था कि मैं इतना नहीं खा पाता, लेकिन मैंने फिर भी डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन करी। डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन मतलब अभी नहीं कंज्यूम किया, मैंने बोला कि मैं बाद में करूंगा, डेफर कर दिया, लेट के लिए कर दिया कि अभी बर्गर नहीं खाऊंगा, बर्गर मैकपफ खाऊंगा, अभी बर्गर मैकपफ नहीं खाऊंगा, बर्गर मैकपफ और हैप्पी मील खाऊंगा। तो मैं ऐसे डेफर कर करके मैक्सिमम ले गया। तो रात को उन्होंने बोला कि अब ये मिलेगी, तो अब मैं 4 चीजें, मुझे पता मैं 4 चीजें खा भी नहीं पाता था। लेकिन ये आपको मैं क्यों बताया कि डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन का मतलब समझाने के लिए बताया कि डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन क्या होती है, कि अभी नहीं कर रहे हम, बाद में करेंगे, लेकिन जब बाद में करेंगे थोड़ा सा ज्यादा होगा। फिर बाद में क्या होगा कि अभी नहीं कर रहे, थोड़ी लेट करेंगे, लेकिन जब थोड़ी लेट करेंगे तो और ज्यादा मिलेगा। तो उसमें मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक आई गेस क्लियर है डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन का मतलब। तो यहां पे एक बार आ जाते हैं। तो ये वॉरेन बफेट की टोटल नेटवर्थ है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 14 की एज में, मतलब 14 की एज में इसके पास $5,000 थे, और आई एम वेरी श्योर के $5,000 14 की एज में बहुत कम लोगों के पास होते हैं। $5,000 थे, डॉलर्स, और उस टाइम पे उसकी वैल्यू काफी ज्यादा थी जो आज है। तो अगर हम देखते जाएं तो 47, 52, 53, मतलब 53 की एज पे हो गया वॉरेन बफेट। दुनिया इसको बोल रही होगी अभी तक बिलियनर नहीं बना, क्या इन्वेस्टिंग की बातें कर रहा होता है, लेकिन 56 पे मतलब 50 के बाद पहली बार वॉरेन बफेट बिलियनर बना था, 50 के बाद। फिर 58 पे डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा, डबल से थोड़ा कम। फिर आप देखोगे फिर बढ़ा, फिर अब 59 से 66 पे $17 बिलियन, 72 पे 36 बिलियन, 83 पे 58.5 और 87 पे 86.6। तो आजकल थोड़ी सी गिरी हुई है, 79 के आसपास मेरे ख्याल से, 79 के आसपास अभी इस टाइम पे उसकी नेटवर्थ है, $79 बिलियन के आसपास। तो ये कितना होता है, $1 बिलियन होता है 7,500 करोड़ के आसपास। तो 7,500 करोड़ उसके पास ऑलमोस्ट 80 टाइम्स है, तो इतना अमीर है वो। और उसने किया क्या, मतलब सिर्फ कंपाउंडिंग में काम किया। जो ये आप देख रहे हो कि इनिशियली इतना अमीर नहीं बन पाया, इनिशियली अगर आप देखोगे तो ज्यादा पैसा नहीं है। अगर आप मतलब पॉइंट्स नहीं देख रहे हो तो आप सिर्फ ग्राफ से देखो कि स्टार्टिंग में ग्राफ कितना छोटा था, थोड़ा बढ़ता रहा और बिलियन में एक्चुअली में थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली दिखना स्टार्ट हुआ हमको। उसके बाद ये कैसे बढ़ा है आप खुद ही देख सकते हो। तो मतलब लेटर एज में जब पैसा बड़ा हो जाता है तो हम ऐसे कहते हैं कि जैसे मान लो अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए और किसी के पास कितने 1 लाख रुपए, किसी के पास 1 लाख रुपए, तो 1 लाख पे जब वो 5% कमा रहा है, जब वो 1 लाख पे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है निफ्टी के अंदर और निफ्टी उस दिन 5% बढ़ गई, इतनी बढ़ती नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी बढ़ती, पर मान लो 1 लाख रुपए था आपके पास और निफ्टी उस दिन 5% बढ़ गई, तो आपने बिना कुछ करे घर में बैठे बैठे 5,000 रुपए कमा लिया। 5,000 रुपए कमा लिया तो आप बोलते हो जो
जो जिसके पास इतने पैसे नहीं हो बहुत खुश होगा कि यार 5,000 रुपये लोग कितनी मेहनत करते हैं, लोग पूरे पूरे दिन काम करते रहते हैं, फिर भी वो एक दिन में 5,000 नहीं कमा पाता, लेकिन आपने 5,000 कमा ली, मतलब कमाओगे नहीं, पैसा तो निफ्टी में ही रहेगा, लेकिन जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ऐसे किसी के पास 1 करोड़ था और उसने भी निफ्टी 50 में डाल रखा था और निफ्टी 55% बढ़ गई, तो उसने 5 लाख रुपए कमा लिया एक दिन में बिना कुछ करे, 5 लाख रुपए, मतलब पैसा तो उसका भी निफ्टी में ही पड़ा रहेगा, लेकिन ये 5 लाख रुपए उसकी नेटवर्थ एक दिन में बढ़ गई। तो 5 लाख रुपए बंदा एक साल पूरा काम करता है फुल मेहनत के साथ, तो भी 5 लाख रुपए सेव नहीं कर पाता। शायद कमा ले 5 लाख रुपए लेकिन सेव नहीं कर पाता इतना। तो बिना कुछ करे एक दिन में 5 लाख रुपए उसने कमा लिए। तो इसका मतलब क्या, अगर हमारे पास प्रिंसिपल बड़ा है तो हमारे लिए आसान, अमीर बनना क्या है, बहुत ईजी है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल बड़ा है, जो हमारे पास घर में कैश पड़ा हुआ है 1 लाख 2 लाख 5 लाख, अगर वो हमारे पास हाई है तो हमारे लिए अमीर बनना क्या कंपेरेटिवली बहुत ईजी है। अगर प्रिंसिपल छोटा है तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा बड़ा होना चाहिए हमारे लिए, या फिर हमारे लिए क्या बड़ा होना चाहिए, जो हम टाइम दे रहे हैं। मतलब दो चीजें हैं, हमने बात करी थी कि जो हमारा अमाउंट है इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। तो मैंने बात करी थी प्रिंसिपल है, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है 1 प्लस आई पे और एन पे। 1 पे तो क्या डिपेंड करेगा, कॉमन रहता है, तो या तो इंटरेस्ट ज्यादा हो या टाइम ज्यादा हो या प्रिंसिपल ज्यादा हो। तो प्रिंसिपल का मतलब है कि घर में कितने पैसे पड़े, प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि घर में कितने पैसे पड़े हैं। तो वो तो आपके पास जितने हैं, मतलब उसको भी बढ़ाना चाहिए, बिजनेस इनकम बढ़ाओ, अपनी जो आप सैलरी वगैरह करते हो वो बढ़ाओ, कोई और एक्टिव इनकम ढूंढो जिससे आप पैसे ज्यादा कमा सकते हो। लेकिन पैसे ज्यादा कमा के ज्यादा खर्च नहीं करना। मान लो ज्यादा पैसे कमा लिए तो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। मान लो अगर आपकी सैलरी 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई, आपकी सैलरी थी 1 साल की 1 करोड़, अब वो 1 करोड़ से कितनी होगी 2 करोड़। तो ये नहीं कि 2 करोड़ वाला आपने अपना वो भी कर लिया, लाइफस्टाइल भी कर लिया, लाइफस्टाइल सेम रखना है, पैसे ज्यादा जो बढ़ रहे हैं वो सारे इन्वेस्ट करने। तो उससे क्या बढ़ेगा, हमारा प्रिंसिपल बढ़ेगा। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, प्रिंसिपल बढ़ाने पे। हमारा फोकस होना चाहिए एन क्या है, टाइम पीरियड, ये हमें मैक्सिमम रखना है, क्योंकि अगर हमारा टाइम पीरियड मैक्सिमम है तो इस तरीके से हम भी अमीर बन सकते हैं। देख रहे हो 56, 58, 59, 66, 72। तो हमें किस पे ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि हमारा जो टाइम पीरियड है इसको हम मैक्सिमम कर सके, जो हमारे घर से हम पैसा डाल रहे हैं मार्केट में वो मैक्सिमम हो सके, और रिटर्न तो चलो हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, रिटर्न तो जो है हम कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान से रिटर्न ज्यादा के लिए अगर हम रिटर्न ज्यादा के पीछे भाग रहे हैं और गलती से ऐसा हुआ कि जो 1 आध लाख हमारे पास था वो हम डुबा दिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, नेवर लूज मनी। कभी भी हायर रिटर्न के लिए, किसी भी और चीज के लिए, किसी को दिखाने के लिए कि हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां पे कैपिटल के लूज होने के चांसेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत ध्यान से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि कहीं भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां हायर रिटर्न तो है लेकिन शायद कैपिटल लूज हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो हायर रिटर्न के पीछे नहीं भागना। आई जो था, आई वो क्या था, रिटर्न था, इंटरेस्ट था, तो ज्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागना, प्रिंसिपल बढ़ाने के पीछे डेफिनेटली भागेंगे, ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए बढ़ा लेंगे, लेकिन रिटर्न बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं भागना। रिटर्न भी बढ़ाएंगे लेकिन उसी तरीके से बढ़ाएंगे कि हमारा कैपिटल लॉस ना हो। मतलब किसी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां पे प्रिंसिपल हमारा लूज हो सकता है। निफ्टी 50 में प्रिंसिपल लूज नहीं हो सकता, निफ्टी जूनियर में प्रिंसिपल लूज नहीं हो सकता, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी जूनियर एक ही है, निफ्टी 50 में प्रिंसिपल लूज नहीं हो सकता, निफ्टी नेक्स्ट 50 में प्रिंसिपल यूज नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी चीजें और भी बताऊंगा जहां प्रिंसिपल यूज नहीं हो सकता, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो पक्का अमीर बन जाओगे, चाहे आप 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, जो भी आपकी एज है, अमीर बनाने के लिए पक्का मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बताऊंगा किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट गोल्स लाइफ के आप कर सकते हो और किस तरीके से और अमीर बन सकते हो। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है प्रिंसिपल एंड टाइम। प्रिंसिपल और टाइम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिटर्न इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हमने बात करी थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड होता है, लेकिन इसके लिए, इस 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड को काम करने के लिए आपके पास 9th वंडर ऑफ पेशेंस होने चाहिए, पेशेंस होने चाहिए। तो पूरे कोर्स में समझाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से पेशेंस बढ़ाने हैं आपने, लेकिन पेशेंस होने बहुत जरूरी है। थोड़ी मेडिटेशन वगैरह करना स्टार्ट करो, उससे अपने आप पेशेंस बढ़ेंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है पेशेंस बढ़ाओ, जिससे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कंपाउंडिंग आपके लिए काम कर सके। फिर हमने फॉर्मूले की बात करी थी कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटू 1 प्लस आई की पावर, जिसमें इंटरेस्ट होता है आई, एन होता है नंबर ऑफ टाइम और पी होता है प्रिंसिपल। तो हम प्रिंसिपल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम टाइम पीरियड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम रिटर्न भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि कहीं गलती से हमारा प्रिंसिपल लूज ना हो जाए। पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लूज होने का था। फिर चेस बोर्ड वाला एग्जांपल आपको मैंने याद करो दिया था, जिसमें आपको मैंने समझाया था कि किस तरीके से वो इतना बड़ा अमाउंट बन गया कि पूरे अर्थ पे नहीं है वो। फिर ये सारी वेबसाइट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वाली स्लाइड का, ये सारी जो वेबसाइट्स इनको देख सकते हैं। मैं आपको CAGR नहीं समझाया, CAGR मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। फिर कैलकुलेट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कि जो मैंने फिनोलॉजी पे आपको स्टेप अप से दिखाई थी, ये स्टेप अप से वो है कि जैसे मान लो मैंने बताया था कि 5,000 रुपये मामू ने बोला कि मैं हर महीने डालूंगा, और फिर मामू ने बोला कि हर महीने हर साल इसको 10% से बढ़ा देंगे। हर साल क्या करेंगे, इसको 10% से हम बढ़ा देंगे, इस स्टेप को हम हर साल 10% से बढ़ा देंगे। तो जब आपको बढ़ाना है, स्टेप को बढ़ाना है, तो आप कौन सी यूज
करोगे स्टेप अप से फिनोलॉजी, ये डाल दोगे तो आपके पास सबसे ऊपर आ जाएगा फिनोलॉजी वाला एक उसका एप्लीकेशन आ जाएगी, मतलब उसकी वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आप देख सकते हो। नॉर्मल सिप निकालनी जिसमें आप बढ़ा नहीं रहे हो तो sipcalculator.net, CAGR मतलब कंपाउंड, CAGR की भी मैंने बात नहीं करी है, इसकी बात कर रहा हूँ अभी। कैलकुलेटर साइट पे अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, मतलब 1 लाख रुपए डाल दिए, 1 लाख रुपए 40 साल बाद कितने हो जाएंगे, सिप नहीं है, 1 लाख रुपए आज डाल दिए 40 साल बाद कितने हो जाएंगे, वो निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे आप जाओगे, calculatorSite.com पे, इस पे आप चेक कर सकते हो, मैंने एक्सेल से देखा है, बिल्कुल सही कैलकुलेटर है। फिर गिफ्ट आपको मैंने समझाया कैसे देना है, अभी डिसाइड नहीं करना कुछ भी, गिफ्ट देना समझाऊंगा कैसे देना है किसी को गिफ्ट, लेकिन कितना बड़ा वो पैसा बना सकता है उसके बारे में बात करें। फिर मैंने बोला कि ऑप्टिमिस्टिक रहना लाइफ में, ऐसा नहीं सोचना कि अगर हमने पैसे डाल दिए तो लंबे टाइम के लिए तो हम यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली हम यूज कर पाएंगे, उसके बारे में बात करूंगा आगे। फिर मैंने बताया ₹1 अगर डबल हो रहा है तो आप ज्यादा अमीर बन जाओगे वर्सेस 32 करोड़ डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन, अभी नहीं बाद में ले लेंगे लेकिन थोड़ा ज्यादा चाहिए, फिर बाद में नहीं उसके भी बाद में ले लेंगे लेकिन थोड़ा और ज्यादा चाहिए, तो इसके बारे में बात करी। फिर हमने वॉरेन बफेट की नेटवर्थ के बारे में बात करी कि कैसे वो अपने लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में बहुत अमीर बना है, इनिशियल में शायद इतना अमीर नहीं था लेकिन लेटर स्टेज में वो काफी ज्यादा अमीर बन गया, तो हमने इसके बारे में बात करी। तो आई गेस मैंने ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो बहुत ध्यान से इसको अपने देखना है, इन चीज़ों को समझना है, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बार मैं आपको CAGR समझा देता हूँ क्या होता है। तो CAGR का मतलब है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक बार क्या हुआ, मतलब मेरे नाना जी यहाँ पे मतलब मेरे नाना जी जनरली बाहर से आए थे, उन्होंने वो पाकिस्तान से आए थे, तो उनको पहले कहीं और घर मिला क्योंकि हमारा सारा सामान वामान पाकिस्तान में सब कुछ रह गया था जब हम पाकिस्तान से आए थे। तो 1975 में, मतलब आ तो 1947 में गए थे लेकिन 1975 में उन्होंने घर खरीदा, 1975 में उन्होंने एक घर खरीदा, सो सॉरी 1975 में, 1970 में, 1970 में उन्होंने घर खरीदा। घर की कॉस्ट मतलब कुछ 15-20 हज़ार के आसपास थी, जो प्लॉट था उसकी कॉस्ट कुछ 15-20 हज़ार थी, लेकिन वहाँ रहने के लिए, उसको रहने लायक बनाने के लिए उनको थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़े। तो 1970 में बहुत मुश्किल से उन्होंने 1 लाख रुपए खर्च करके पूरा घर बनाया। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार 1 लाख रुपए खर्च, इतना ही सस्ता मिल रहा था तो बहुत सारे और खरीद लेते, 1 लाख रुपए का ही मिल रहा था, 1 लाख तो बहुत कम अमाउंट है। तो मेरे को समझाते हैं कि 1 लाख रुपए के लिए भी हमें कितना मुश्किल हुई, हमने गोल्ड लोन लिए, हमने उस टाइम पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नहीं होती थी तो हमने गोल्ड लोन लिए, अलग अलग चीजें गिरवी रखवाई और बहुत मुश्किल से पैसे बेचे, तो 1 लाख रुपए का घर लेना भी बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। तो 1970 में वो 1 लाख का घर था, और 2020 में अगर हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू 3 करोड़ है। 2020 में उसकी वैल्यू कितनी है, 3 करोड़। तो मैं आपको CAGR का कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि CAGR क्या होता है। CAGR का मतलब क्या होता है, CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब ईयरली आपको कितना परसेंट मिला, ये कंपाउंडेड है, बहुत ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंडेड है। और ईयरली आपको कितना इंटरेस्ट मिला, मतलब अगर नाना जी ने 1970 में 1 लाख का घर खरीदा और 2020 में उस घर की वैल्यू 3 करोड़ है, तो उन्होंने एक साल में कंपाउंडेड ईयरली, मतलब हर साल उन्होंने कितना परसेंट कमाया हर साल। तो ये मैं आपको दिखाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं ऐसे जाता हूँ किसी भी एक CAGR calculator.net, ये मैंने खोल रखी है, तो यहाँ पे मैंने चेक किया CAGR, तो मतलब हमारे पास पैसे कितने थे उस टाइम पे, कितने पैसे हमने डाले, स्टार्टिंग वैल्यू कह रहे हैं कितने पैसे तुमने डाले, तो हमने 1 लाख रुपए डाले। तो हमने कितने डाले, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हमने टोटल डाले। तो अब हो कितने गए, अब वो जो 1 लाख डाल दे वो कितने हो गए, तो मैंने ऑलरेडी शायद डाल रखा है यहाँ पे 3 करोड़, हाँ। तो हमने 1 लाख रुपए 1970 में डाले और वो आज 3 करोड़ हो गए। तो 30 साल हो गए 1970 से 2000 और 20 साल और, तो 50 साल, कितने हो गए, 50 साल। तो हम देखना चाहते हैं कि पर ईयर उन्होंने कितना पैसा कमाया, पर ईयर उन्होंने कितना पैसा कमाया। तो हम देख रहे हैं 12.08 कमाया, 12.08 कमाया। तो प्रॉपर्टी उन्होंने उस टाइम पे खरीदी और आज तक वो होल्ड कर रहे हैं, तो उन्होंने पर ईयर कितना कमाया, 12.08% रिटर्न का, जिससे उनका 1 लाख रुपए कितना हो गया, 3 करोड़ हो गया। तो उन्होंने पर ईयर कितना कमाया, 12.08। तो इसे कहते हैं CAGR कैलकुलेट करना। वैसे जो लोग कहते हैं प्रॉपर्टी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो देख सकते हैं कि निफ्टी में इन्वेस्ट करते तो शायद इससे ज्यादा कमा लेते, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो बहुत ही ज्यादा कमा लेते, लेकिन घर लेना भी उस टाइम पे एक बहुत बड़ी नेसेसिटी थी। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं, हिस्ट्री देखेंगे कि स्टॉक मार्केट ने कैसा रिटर्न दिया है, PE रेशियो क्या होती है मार्केट में, कब मार्केट सस्ती है, कब मार्केट महंगी है, कब हमें बाइंग करनी चाहिए, कब हमें सेलिंग करनी चाहिए। अभी तक हमने जो बात करी है, हमने ये बात करी है कि हम बाय करके छोड़ दें, भूल जाएं, बाय कर लें अभी और भूल जाएं 40 सालों के लिए, अभी बाय करें 20 सालों के लिए भूल जाए, अभी बाय करके 30 सालों के लिए भूल जाए, अभी हमने ये बात करी है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बाय करके सेल करें, फिर बाय कर लें, फिर सेल करें, फिर बाय कर लें, फिर सेल करें, तो हम कितना पैसे कमा सकते हैं। अगर बाइंग सेलिंग करें तो हम कितना पैसा कमा सकते हैं, अब हम उसकी बात करने वाले हैं।